My laptop is kept on the table. My glasses are in the box. And I am at the reception. आप सोच रहे होगे ना कि मैम आप ये सब क्या बातें बोल रहे हो, पर यही होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो आज डे 27 में हम इन्हीं प्रीपोजिशंस को पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट। पिछली वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पूरा एक्सप्लेन किया था, यानी कि उसमें जो जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनका यूज क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ, और साथ में हमने प्रैक्टिस भी करी थी। नहीं देखिए तो वीडियो को इस आई बटन पर जाकर विजिट कर सकते हो और पूरी वीडियो देख सकते हो। उससे पहले आज हम ये देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। पहली चीज तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत मजेदार भी होती है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में ना हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब याद करो ना, आप अक्सर जब अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, दोस्तों के बारे में कुछ भी बताते तो अक्सर हम प्लेसेस तो बताते ही है ना। जैसे आप बोलते हो कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ यार, जल्दी आ जा, मैं ना तेरा रेस्टोरेंट के अंदर वेट कर रहा हूँ, तू कहाँ पर है? मेरा घर एक पार्क और एक मंदिर के बीच में कहीं पर है। अब ये सारी चीजें जो आपने बताई, आपने एक पोजीशन ही तो बताई अपनी, अपने घर की, किसी जगह की। तो जब भी आप किसी इंसान, किसी चीज, किसी जगह की पोजीशनिंग बताते हो, यानी कि प्लेस बताते हो कि वो चीज कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर अवेलेबल है, तो वही बताने के लिए, मतलब वो पोजीशन, वो प्लेस बताने के लिए जिन प्रीपोजिशंस का हम यूज करते हैं ना, वही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं। अब ये बहुत सारे होते हैं, बिटवीन, अमंग, ओवर, अंडर, अबव, इन, ऑन, एट, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इन सब का अपना एक सिंपल सा मीनिंग होता है जो कि बहुत इजी होता है, और आज हम वही समझने वाले हैं। लास्ट तक इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा ना, तो एंड तक आते आते आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और प्रीपोजिशन के लिए आपको फिर कभी दूसरी वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के एंड में सब कुछ बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन है ऑन। देखो, ऑन का सिंपल सा मीनिंग है, जब कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, जैसे कि मान लो ये सैनिटाइजर की बोतल, ये इस टेबल के ऊपर रखी है, तो ये टेबल एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई चीज, तो हम उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस सिंपल है यार, द बॉटल इज ऑन द टेबल। ये लैपटॉप भी टेबल के ऊपर है, दिस लैपटॉप इज ऑन द टेबल। तो कोई भी चीज सरफेस के ऊपर, जैसे कि पीछे जो किताबें हैं वो शेल्फ के ऊपर रखी हैं, सो बुक्स आर केप्ट ऑन द शेल्फ, राइट। इसी तरीके से किसी भी चीज का ऊपर रखा होना ऑन कहलाता है। जैसे सीट के ऊपर रखी है, माई बुक इज केप्ट ऑन द सीट, शेल्फ के ऊपर रखा है, द टॉय इज केप्ट ऑन द शेल्फ, टेबल के ऊपर रखा है तो ऑन द टेबल हो जाएगा। किसी भी चीज के ऊपर किसी चीज का रखा होना ऑन कहलाता है, सिंपल। अब आप अपने आसपास एक बार नजर घुमाओ और बताओ क्या क्या चीजें हैं जो किसी सरफेस के ऊपर रखी हैं। जैसे कि हो सकता है खाने का सामान बेड के ऊपर रखा हो, या फिर हो सकता है कोई फ्लावर का वास हो जो बगल वाली टेबल में ऊपर की तरफ रखा हो। तो कोई भी चीज सरफेस के ऊपर है वो ऑन कहलाती है। अच्छा, ऐसे ही अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन होता है इन। देखो, इन का भी सिंपल सा मीनिंग है। इन का यूज किया जाता है जब हम बताते हैं कोई चीज किसी दूसरी चीज के ना अंदर मौजूद है, यानी कि जो चीज अंदर है वो बाहर से पूरे तरफ से कवर्ड है। तो यानी कि जब भी इंग्लिश में बोलते समय ये इमोशन आता है ना कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर मौजूद है, अंदर यानी कि आस पास से वो चीज कवर्ड है, तो इसलिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि ये बैग है मेरे पास, ठीक है। अब इस बैग के अंदर कुछ सामान है, राइट। जैसे मैं कहती हूँ कि इस बैग के अंदर मेरी दवाइयां हैं, राइट, तो मैं क्या बोल दूंगी, माई मेडिसिन आर इन द बैग, राइट। जैसे कि मान लो ये एक दवाई बैग के अंदर है, राइट, अभी तो बाहर है बट अभी ये बैग के अंदर है, सो कहा है मेडिसिन, मेडिसिन इज इन द बैग, दवाई बैग के अंदर है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक कार्ड होल्डर है, कोई पूछता है कहाँ है आपका कार्ड होल्डर, मैं कहती हूँ बैग के अंदर है, माई कार्ड होल्डर इज इन द बैग, अभी बाहर है, अंदर है, द कार्ड होल्डर इज इन द बैग। तो कोई भी चीज अंदर होना, जैसे कि मैं भी एक कमरे के अंदर बैठी हूँ, राइट, तो मैं भी कवर्ड हूँ चारों तरफ से। अगर देखा जाए दोनों तरफ दीवारें हैं, ऊपर छत है, कवर्ड है ये जगह भी, तो मैं क्या बोल दूंगी, आई एम इन द रूम, राइट। इसी तरीके से हम इनका यूज ना एक सिटी के लिए, यानी कि एक जगह के बारे में बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली, क्योंकि देखा जाए तो आप दिल्ली के एनवायरमेंट से कवर्ड हो, तो जो दिल्ली का टेम्परेचर है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है, उससे आप पूरे तरीके से कवर्ड हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन लगाया।
तो जैसे कि आप कहते हो मैं जयपुर में हूँ, तो आप क्या बोल दोगे? आई एम इन द जयपुर। अब आप बताओ, आपके आसपास भी कुछ चीजें होंगी ना जो किसी चीज के अंदर रखी होंगी। जैसे अक्सर हमारे घर में बेड के अंदर चीजें रखी रहती हैं, तो अगर आपके घर में भी बेड में कोई चीज रखी है तो वो क्या है? अब वो सेंटेंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है एट का यूज। देखो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, लेकिन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एट का जो यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है जब आप एक पर्टिकुलर लोकेशन बताते हो। आप ये नहीं बता रहे हो कि मैं किस बिल्डिंग के अंदर हूँ, मैं किस बिल्डिंग के बाहर हूँ, आप ये नहीं बताते हो। आप सिंपल अपनी लोकेशन बताते हो कि मेरी लोकेशन ये है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इसके पास मौजूद हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो मैं अपने घर से निकलती हूँ, मैं अपने ऑफिस पहुंचती हूँ, ठीक है। अब मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। अब मेरे ऑफिस के भी 3-4 जगह है, जैसे कैफेटेरिया है जहाँ पर मैं काम करती हूँ, वो जगह अलग है, बाहर लॉन का एरिया अलग है, मीटिंग एरिया अलग है, बहुत सारी जगह है मेरे ऑफिस में भी जहाँ पर मैं जा सकती हूँ, राइट। अब लेट्स से मेरे घर से मेरे पास फोन आता है और कोई मेरे से पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो मैं स्पेसिफिकली ये तो नहीं बताऊंगी ना कि मैं कैफेटेरिया में हूँ, मैं लॉन में हूँ, मैं बाहर गार्डन में हूँ, मैं कहाँ हूँ। उनके लिए मैं ऑफिस में हूँ, उनके लिए मेरी हर जगह ऑफिस है। मतलब मेरी एक एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? मेरा ऑफिस। तो मैं सिंपल बोल दूंगी आई एम एट द ऑफिस। इसी तरीके से एक और सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो मैं अकेडमी, बड़ी इंग्लिश अकेडमी के अंदर हूँ, ठीक है। और मेरी फ्रेंड मेरे को कॉल करती है और कहती है कि यार तू कहाँ पर है? मैं कहती हूँ मैं अकेडमी में हूँ, राइट। तो लेट्स से मैं अकेडमी की चारों दीवारों के अंदर हूँ, तो मैं बोल दूंगी आई एम इन दी अकेडमी, राइट। लेट्स से मैं अकेडमी के नीचे दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती हूँ और मेरी फ्रेंड मेरे से पूछती है कि तू कहाँ पर है? मैं बोलती हूँ कि मैं अकेडमी में हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इन नहीं बोलूंगी, मैं एट बोल दूंगी। क्यों? आई एम एट दी अकेडमी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लोकेशन बताई है। हो सकता है मैं चार दीवारी के अंदर नहीं, हो सकता है मैं गली के बाहर खड़ी हूँ, अकेडमी के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन मेरी जो उस समय पे एक परमानेंट लोकेशन है वो क्या है? अकेडमी तो है, मैं वहीं पर तो रुकी हुई हूँ एक लंबे समय के लिए, तो मैं वहां पर एट का यूज करूंगी क्योंकि वो मेरी एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई है, राइट। तो वहां पे हम एट का यूज करते हैं। जैसे अक्सर आप बस स्टॉप जाते हैं तो बस स्टॉप के लिए हम इन या ऑन नहीं, एट का यूज करते हैं, हम एट द बस, क्योंकि वो आपने अपनी लोकेशन बताई है कि आप बस स्टॉप पर हो। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन जाते हो तो रेलवे स्टेशन के लिए भी इन या ऑन नहीं होता है, एंड एट द रेलवे स्टेशन हो जाता है। तो ध्यान रहे, कोई भी लोकेशन जहां पर आप मौजूद हो, एग्जैक्टली नहीं बताना है किस चार दीवारी के अंदर हो, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, नहीं। आपको सिंपल बताना है कि मेरी ये लोकेशन है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं अकेडमी में हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ। सिंपल आपने अपनी लोकेशन बताई, तो हम वहां पर सिंपल एट का यूज कर दोगे। आई एम एट द रेस्टोरेंट, आई एम एट द डोर, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, आई एम एट द डोर, आई एम एट द अकेडमी, राइट। सो इस तरीके से एट का यूज करते हैं। एक और चीज, इन, ऑन, एट, ये तीन ऐसी प्रीपोजिशन है जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज होती है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह पे इसके यूजेस जो है वो बहुत अलग अलग होते हैं। टाइम वाले पढ़ने तो वीडियो विजिट कर लो, यहाँ पर मैंने प्लेस वाले एक्सप्लेन करे हैं। अच्छा अब आप बताओ, तो जहां पर भी इस समय आप मौजूद हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन आता है वो आता है ओवर। अब ओवर के ना एक नहीं बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक प्रीपोजिशन के अंदर इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं और एज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ओवर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन वो मैं कभी और किसी वीडियो में पढ़ाऊंगी जहां पर मैं सिर्फ ओवर लेकर आऊंगी आपके लिए एक पूरे वीडियो में। लेकिन अभी तब तक हम ओवर का एज अ प्रीपोजिशन यूज समझ लेते हैं। तो देखो ओवर का जो यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है जब आप बताते कोई चीज ऊपर की तरफ है, डायरेक्टली किसी चीज के ऊपर है। यानी मान लो यहाँ पर एक चीज है, इस चीज के डायरेक्ट ऊपर कोई चीज होगी, तो उसको बताने के लिए, उसकी ऊपर वाली पोजीशन को बताने के लिए मैं ओवर का यूज करूंगी। लेकिन ध्यान रहे, जो चीज ऊपर है ना, उसने नीचे वाली चीज को कवर किया हुआ है, या तो कह लो कवर किया हुआ है, या तो वो ऊपर से क्रॉस करके जा रही है, कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसकी, तो भी हम वहां पर ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं ना, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, जो प्लेन है वो सिटी के ऊपर से गुजर रही है। अब यहाँ पर ओवर इसलिए लगा क्योंकि जो प्लेन है वो सिटी को पूरा क्रॉस करते हुए जा रही है, मतलब वो सिर्फ एक जगह पर आई और फिर गायब हो गई, ऐसा नहीं हुआ ना, उसने हॉरिजॉन्टली सिटी को कवर किया, तो वहां पर हमने ओवर का यूज कर दिया। लेट्स से मान लो इस आउटफिट के ऊपर मैंने एक कोट डाला, राइट। अब ये जो कोट है उसने मेरे नीचे वाला जो आउटफिट है इसको कवर कर दिया ना, हॉरिजॉन्टली ढक दिया, तो हम क्या बोल देंगे? आई एम वेयरिंग अ कोट ओवर दिस टी शर्ट, इस टी शर्ट के ऊपर मैंने कोट डाला, तो नीचे वाली चीज को उसने कवर कर लिया। ऐसे ही मान लो एक चेयर है, चेयर के ऊपर मैंने एक बेडशीट डाल दी, तब उस बेडशीट ने नीचे चेयर को कवर कर लिया ना, तो मैं क्या बोल दूंगी?
आई हैव केप्ट द बेडशीट ओवर द चेयर, राइट? तो ओवर यानी कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली ऊपर है, बीच में चाहे स्पेस है नहीं है, दोनों ही चल जाता है, बट इतना ध्यान देना है कि ऊपर वाली जो चीज है उसने नीचे वाले को कवर किया हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल एक वाइड स्पेस में नीचे वाली चीज को कवर कर रही है, तो वहां पे आपको ओवर का यूज करना है, सिंपल। इसी तरीके से ओवर का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है अंडर। अंडर का मतलब है कोई चीज जो नीचे की तरफ है, कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से नीचे मौजूद है तो हम अंडर का यूज करते हैं। पर ध्यान रहे अगेन, जो चीज नीचे है ना उसको ऊपर वाली चीज अगेन कवर कर रही है, तो हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे जो जूते हैं वो टेबल के नीचे हैं, माई शूज आर केप्ट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे हैं, राइट? ऐसे ही मैं कहती हूँ कि ब्लैंकेट के जो नीचे है वो मेरा फोन रखा हुआ है, राइट? तो अब ब्लैंकेट ने मेरे फोन को कवर किया हुआ है यार, तो मैं क्या बोल दूंगी, माई फोन इज केप्ट अंडर द ब्लैंकेट। ओवर बात करता है ऊपर वाली पोजीशन की और अंडर बात करता है नीचे वाली पोजीशन की, राइट? अच्छा, एक बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मैम फिर अबव का मतलब क्या होता है, अबव भी तो ऊपर ही होता है। बात बिल्कुल सही है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन इमोशन में बहुत चेंज है। क्योंकि अबव का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि कंपैरेटिवली कोई चीज ऊपर की तरफ है, हाइयर है, ऊपर मतलब हाइयर है, ऊपर की तरफ है, लेकिन वो कवर नहीं कर रही है नीचे वाली चीज को पूरा। बस आपने ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन बताई है, आपने ऊपर की तरफ एक लोकेशन बताई है कि ऊपर कुछ है। अब इस चीज की गारंटी नहीं है कि ऊपर वाली चीज नीचे को पूरा कवर कर रही है, आपने सिंपल ऊपर की तरफ इशारा किया है। जैसे हम आगे की तरफ इशारा करते हैं, आगे कुछ है, पीछे कुछ है, लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, ऐसे ही ऊपर कुछ है तो हम अबव बोल देंगे ना। जैसे कि मान लो मेरे ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, राइट? लेकिन वो बल्ब मुझे पूरा कवर नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगी, दिस बल्ब इज अबव मी, ये जो बल्ब है ये मेरे ऊपर है। तो यहाँ पर मैं सिंपल अबव का यूज करूंगी, ओवर का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मुझे कवर नहीं किया है। सो सिंपल। इसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट होता है बिलो। बिलो भी नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन को बताता है, इसमें भी कोई लेना देना नहीं है जो चीज नीचे उसको कवर किया होगा। सिंपल, कोई चीज नीचे की तरफ मौजूद है, आपने नीचे की तरफ डायरेक्शन देगी, नीचे है वो, राइट? तो आप सिंपली बिलो का यूज कर दोगे। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे जो साइन है वो पिक्चर के नीचे है, तो अब मैंने नीचे की तरफ डायरेक्शन दी कि जहां पिक्चर है उसके नीचे की तरफ आप जाओ, मेरे साइन मिल जाएंगे। सो माई सिग्नेचर इज बिलो द पिक्चर, राइट? इसी तरीके से जैसे मान लो एक फोटो लगी है, फोटो के नीचे एक और फोटो लगी है, तो मैंने नीचे की तरफ डायरेक्शन बताया ना, तो मैं क्या बोल दूंगी, माई फोटो इज बिलो माई ब्रदर्स फोटो, मेरे भाई की फोटो के नीचे मेरी फोटो है, राइट? तो सिंपली जब आपने नीचे की तरफ डायरेक्शन बताया ना, तो आप यूज करते हो बिलो का। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं दो प्रीपोजिशन, ये दोनों साथ में समझाऊंगी ताकि क्लैरिटी मिल जाए इसको कंपेयर करके। तो है बिटवीन और अमंग। तो सुनना, बिटवीन मतलब होता है बीच में, अमंग मतलब भी होता है बीच में। डिफरेंस ये है, बिटवीन का यूज किया जाता है जब किन्हीं दो चीजों के बीच की बात करी जाए। जैसे कि लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ, मेरा जो फोन है वो सैनिटाइजर और ग्लोब के बीच में है, राइट? सो माई फोन इज केप्ट बिटवीन द सैनिटाइजर बॉटल एंड द ग्लोब, राइट? दो चीजों के बीच में कहीं पे एक चीज है, तो मैं बिटवीन का यूज कर दूंगी, राइट? जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी हूँ, सो आई एम सिटिंग बिटवीन माई ब्रदर्स, यानी दोनों के बीच में मैं हूँ। दो चीजों के बीच में बिटवीन हो जाता है। अमंग का यूज किया जाता है जब बहुत सारी चीजों के बीच में कोई चीज है। जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत एक भीड़ में मैं फंस चुकी हूँ, मैं कहती हूँ, ओ माय गॉड, आई एम स्टक अमंग द पीपल, मैं बहुत सारे लोगों के बीच में हूँ, आई एम अमंग द पीपल, राइट? ऐसे ही मैं कहती हूँ कि 50 लोगों के बीच में एक बंदा चुना जाएगा, सो 1 person विल बी चूजन अमंग 50 पीपल, 50 के बीच में कोई एक चुना जाएगा, राइट? नेक्स्ट अब बहुत इंटरेस्टिंग है, अब इसी के साथ ना बहुत सारी अलग अलग जो प्रीपोजिशन है एक साथ कवर करेंगे। देखो, अक्सर ऐसा होता है ना, हम डायरेक्शन बताते हैं, मेरे सामने कुछ है, मेरे पीछे कुछ है, मेरे साथ में कुछ है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल है, कोई चीज सामने है, आप सिंपल बोलो इन फ्रंट ऑफ। कोई चीज मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, माई लैपटॉप इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने मेरा एक फ्रेंड है, माई फ्रेंड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। पीछे कुछ है, मैं बिहाइंड बोल दूंगी। जैसे मेरे पीछे देखो एक स्कूटर रखा हुआ है, एक पीस है, एक एंटीक पीस है, स्कूटर है, वो मेरे पीछे है, तो मैं यहाँ पे बिहाइंड का यूज करूंगी। द स्कूटर इज बिहाइंड, मेरे पीछे एक दीवार है, सफेद रंग की दीवार है, देयर इज अ वॉल बिहाइंड मी, राइट? ऐसे ही कोई चीज आपके अगल बगल में है, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट, किसी भी तरफ अगल बगल में कोई चीज है, तो आप उसके लिए बिसाइड का यूज करते हो।
जैसे कि मेरे यहाँ इस तरफ मेरे बगल में एक चेयर है, सो देयर इज अ चेयर बिसाइड मी। मेरे इस तरफ साइड में एक छोटा सा कबर्ड है, देयर इज अ कबर्ड बिसाइड मी, राइट। तो कोई चीज सामने है इन फ्रंट ऑफ, पीछे है बिहाइंड, अगल बगल में है, तो आप उसको बिसाइड का यूज करके बोलोगे। इसी तरीके से एक और होता है विदिन। विदिन का जो यूज किया जाता है ना, वो एक एरिया का, एक स्पेस का लिमिटेशन बताने के लिए किया जाता है कि कोई चीज एक लिमिटेशन के अंदर अंदर है, किसी एरिया के अंदर अंदर है, राइट। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप इस कमरे के अंदर अंदर खेल सकते हो, यू कैन प्ले विद इन दिस रूम, यानी आपके लिए लिमिट सेट कर दी है, इस कमरे के अंदर अंदर आपको खेलना, राइट। जैसे कि हम याद करो पहले पकड़म पकड़ाई खेलते थे या कुछ खेलते थे, तो हम एक लिमिट सेट करते थे, इस पेड़ के पार नहीं जा सकते, इस पेड़ के अंदर अंदर ही भागना है आपको, तो वो एक लिमिट सेट कर देते थे ना। तो इंग्लिश में बोला जाएगा विद इन का यूज करके, दैट यू कैन रन विद इन दिस एरिया, राइट। मतलब आप इस एरिया के अंदर अंदर ही जा सकते हो, यू कैन रन, यू कैन प्ले विद इन दिस एरिया, इस एरिया के अंदर अंदर। तो विद इन यानी जब आपने एक एरिया सेट कर दिया, उस एरिया के अंदर अंदर ही आप किसी काम को कर सकते, सो विद इन का यूज किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट होता है अराउंड। अराउंड का यूज किया जाता है जब आप आसपास की लोकेलिटी की बात करते हो ना, कि कोई चीज आसपास है, राइट। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड मी। मेरे आसपास बहुत लोग हैं, देयर आर पीपल अराउंड मी। मेरे आसपास बहुत सारे घर हैं, देयर आर मेनी होम्स अराउंड मी। सिंपल। सो समझ में आया आपको अभी प्रीपोजिशंस कितने आसान है, बस सेंटेंसेस बनाने। और सच्ची बात बताऊं, सेंटेंसेस आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। आपको जो भी आपने प्रीपोजिशंस आपने भी पढ़े, एक बार अपने आसपास देखोगे ना नजर घुमा के, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो क्यों ना उन सेंटेंसेस को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा जाए, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना, तो फिर उसी वक्त आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस हो जाएगी यानी कि लंबे समय के लिए आपको चीजें याद रहेंगी, तो फिर देर किस बात की है। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सारे सेंटेंसेस बनाओ जो आपने भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़े। देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे, सेंटेंसेस बनाते रहोगे, तो आपको सारे के सारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और हाँ, अगर अभी भी थोड़ा सा बहुत डाउट है, तो वीडियो को दोबारा विजिट करके दोबारा से सुनो, जो मैंने सारी चीजें बोली हैं, रुक रुक कर सुनो, ताकि समझ सको जो बात बोली गई है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर बात करेंगे आने वाले दूसरे प्रीपोजिशंस के। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।